हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, हम हिंदी स्टार्ट कर रहे थे और आज हम हिंदी का भाग 2 लेके आए हैं। ठीक है ना। अध्याय फर्स्ट है और उसका भाग 2 है गाइज। ठीक है ना। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में गाइज भाग 1 से लेकर पूरा एंडिंग तक जाएंगे। जो जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है ना गाइज। तो गाइज शुरुआत करते हैं हम हिंदी भाषा का विकास। तो गाइज आप इसमें देखिए, जो हिंदी भाषा की विकास की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपके पास ये पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है गाइज, और हिंदी आप ये भी लिखेंगे। ठीक है। तो ये शब्द कौन सी भाषा में, तो आपको याद रखना है फारसी भाषा में। क्लियर। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है ये नारा किसका है। तो आपको ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, और इन्हें ही भारतेंदु, ये तो उनकी उपाधि है गाइज, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, हिंदू नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। क्लियर है। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं गाइज, जो हमारी भाषा होती है गाइज, आपको समझ में पहले भाषा की डेफिनेशन देखते हैं कि भाषा क्या होती है। अपने भावों का आचार विचारों के आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। क्लियर हुआ। तो भाषा में जैसे आप देखिए गाइज, पहले क्या होती है, पहले के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, ध्वनियाँ निकालते थे। क्लियर है। उन्हीं ध्वनि में मान सकते हैं कि समझ लेते होंगे। बट अपने से थोड़ा दूर जब किसी को अपने बातों को बताना होगा, समझाना होगा, तो वो ध्वनि से काम थोड़ा चलेगा। तो उसके लिए क्या हुआ कि वर्ण या संकेतक की जरूरत पड़ी। ठीक है ना गाइज। तो संकेतक की जरूरत पड़ी, जैसे उसने कुछ बोलना है, उनके मुंह से कुछ ध्वनि निकल ली है, तो उनके लिए एक क्या करे, संकेतक बने, जैसे अ बन गया। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, वर्ण या अक्षर बोला। दोनों एक ही है गाइज, वर्ण और अक्षर। ठीक है, संकेतक होते हैं। जब ध्वनि में संकेत देंगे तब वर्ण और अक्षर बनेंगे। अब जब वर्ण और अक्षर बन गए, जैसे आप देखें यहाँ पे वर्ण और अक्षर है, ये वर्ण है स म य। अब इनका अगर हम सार्थक मेल कर देंगे तो क्या बन गया, एक पूरा का पूरा शब्द बन गया। ठीक है ना। तो ध्वनि आई, ध्वनि से वर्ण आए, वर्ण से शब्द आए। अब इन्हीं शब्दों का हम अगर मेल कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। गाइज ये आपको बस समझाने के लिए था एक चीज। तो आगे देखते हैं, जो हमारी हिंदी है, हिंदी किस, हिंदी जो हम अगर किसी चीज को लिखते हैं तो वो हम किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ना कि हिंदी में लिखते हैं गाइज। ठीक है ना। वो हमारी देवनागरी लिपि होती है। ठीक है। क्लियर रहेगा। और गाइज देखिए, जो हम बोलते हैं भाषा, ये हमारी भाषा जो हमारी है ना, ये मौखिक होती है। भाषा कैसी होती है, मौखिक। और जो लिपि होती है, जो लिपि होती है वो लिखित रूप में होती है। क्लियर रहेगा। और हमारी वही भाषा हमारी क्या है, फिर हिंदी है। तो हिंदी ये हमारी क्या थी, मौखिक थी। उन्हीं मौखिक भाषा में हमारी क्या आ गई, हिंदी आ गई। ठीक है ना। और ये देवनागरी लिपि क्या हो गई, हमारी लिखित रूप में हो गई। क्लियर रहेगा। ओके गाइज, आगे देखते हैं। आपने पढ़ा होगा, जो हमारी भाषा होती है, भाषा की क्या होती है, उपभाषाएं होती है, और उपभाषाओं से बोलियां बनती है। तो आपको पता है कि जो हमारी भाषा है हिंदी है, और हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, आपको पता है 5 है, और बोलियां कितनी है, 17 है। ठीक है ना। अब गाइस नेपाली ऐड नहीं हुई है, वरना अभी कितनी होती है, 18। ठीक है ना। अब ये जो हिंदी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है ना, वैसे हमारे भारत के अंदर टोटल बोलियां की बात करेंगे ना गाइस, 650 बोलियां बोली जाती है भारत के अंदर। ठीक है ना। और विश्व में कितनी भाषाएं हैं, आपको विश्व के संदर्भ में पूछे तो विश्व के संदर्भ में भाषाएं, ठीक है, हम भाषा की बात करें, ना कि बोलियों की। गाइज वर्ड को समझिए, हम भाषा बात कर रहे हैं, बोलियां तो छोटे स्तर पर होती है। ठीक है ना। भाषा बड़े स्तर पर, ठीक है, उपभाषा थोड़ा उससे कम, फिर बोलियां। ठीक है ना। तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, विश्व में भाषाएं की बात करेंगे तो 3000 क्या है, परिवार है। ठीक है, 3000 भाषाएं हैं। उन 3000 भाषाओं में क्या है गाइज, 12 भाषा परिवार है। ठीक है, 12 क्या है, भाषा परिवार है। और उन्हीं 12 भाषाओं में भारत में कितनी भाषा परिवार है, फिर 4 भाषा परिवार तो भारत में ही है। अब आपसे पिछले वाली वीडियोज में आपको इनके बारे में बता दिया था, तो गाइज आप ये देख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ ध्यान दीजिए, जो भारतीय परिवार है, इसी से हमारी हिंदी का क्या हुआ, विकास हुआ है। भारतीय परिवार, तभी तो इतने परसेंट है गाइज, 73%। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारोप्य का अर्थ क्या होता है गाइज, भारत प्लस यूरोप। ठीक है, यहाँ से आर्य। तो जो हमारे मैक्स मूलर था, इसी ने बोला था कि जो आर्य आए थे, हमारे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। क्लियर रहेगा। और तभी से क्या बोली जाने लगी, भारतीय आर्य भाषा
बोला जाने लगा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। अब इस भारतीय आर्य भाषा को भी हम 3 भागों में बाँट देंगे। ठीक है ना गाइस, अब हमारी यहाँ से भाषाएं बढ़ने लगी। ठीक है, क्लियर होगा। तो देखिए गाइस, हमारी एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन ठीक है भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, मैंने इसको आपको पहली वीडियो में समझाया गाइस, आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं गाइस। हमने देखा जो हमारी प्राचीन में थी, तो हमारी क्या थी, संस्कृत थी ना गाइस, प्राचीन में संस्कृत। उसी संस्कृत में 2 भागों में भी विभक्त कर दिया था हमने इसको, 500 इसको 500 इसको करके। एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृति को यास्क और छांदस किसने बोला था, तो पाणिनि ने बोला था। ठीक है, पाणिनि ने। और इस लौकिक संस्कृत को भी पाणिनि ने क्या बोला, फिर दिमाग में आएगा तो उसको बोला भाषा। ठीक है ना। अब पाणिनि जी ने क्या करा कि वैदिक संस्कृति को लौकिक संस्कृति में बदलने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अष्टाध्यायी बुक लिखी, और इसमें उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत व्याकरण की बुक थी। ये क्या थी, संस्कृत व्याकरण की बुक थी। इसलिए ही पाणिनि को क्या कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। आपको यहाँ पे कोई याद रखना है। ठीक है ना, आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया होगा। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर को कि मध्य भारतीय आर्य भाषा आएगी। ये कितना टाइम पीरियड था, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी तक। इसमें भी 500 के वर्ष में बांट दिया 3 भागों में। ठीक है ना, पहले में पाली, दूसरे में प्राकृत, तीसरे में क्या आई, अपभ्रंश भी आई, थोड़ा अवहट्ट आई उसके बाद। ठीक है ना, अवहट्ट का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 900 से लेकर 1000 से। पाली में क्या हुई, पाली भारत की पहली राज्य जो राष्ट्र भाषा है गाइस, आपकी राज्य नहीं है, हिंदी राजभाषा है ना। पाली क्या थी, हमारी भारत की पहली राष्ट्र भाषा थी। आप याद रखेंगे, राष्ट्र। ठीक है, ये राष्ट्र भाषा है। ठीक है, पाली भारत की पहली, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद हमारी मध्य में इतनी भाषाएं बोली गई, मध्य में इतनों का विकास हुआ। अब उसके बाद क्या आई, आधुनिक आ गई, भारतीय आर्य भाषा। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो चलती जा रही, इसमें हिंदी का विकास होने लग गया। पहले संस्कृत आई थी, 2 भागों में वो बटी, फिर उसके बाद प्राकृत और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट आई। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, अपभ्रंशों का अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो अवहट्ट को कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए गाइस, आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि हमने अभी बोला ना, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे बोला जाता है, तो अवहट्ट को बोला। तो आपसे पूछेगा पाली का अपभ्रंश किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे प्राकृत को बताएंगे। वैसे ही गाइस आपसे पूछेगा कि लौकिक संस्कृति का अपभ्रंश किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे पाली को, क्लियर रहेगा। और पाली का अपभ्रंश प्राकृत और प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश को, फिर अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट्ट को। ठीक है ना गाइस, ये लॉजिक है यहाँ पर को, क्लियर रहेगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। आगे देखते हैं गाइस। देखिए, अब हिंदी का हो गया इस टाइम में। अब हिंदी को भी 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है ना, और इसी में क्या हुआ, हिंदी भी बनी और हिंदी तर भी बनी। हिंदी तर का मतलब है गाइस हिंदी से परे, जो हिंदी नहीं है, हिंदी से परे है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हैं, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई और बउआ हो गई। बउआ से ब से आपको बांग्ला बोलना है, ऊ से आपको उड़ीसा बोलना है, और से आपको असमिया बोलना है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। तो आप आगे देखते हैं गाइज, इन्हीं को एक एक करके देखते हैं आप हम। ठीक है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो आप देखते हैं हिंदी का विकास की बात करें तो हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो आप संस्कृत में बोलेंगे। आप देखिएगा ये आपका क्रम है, आपको एक क्रम में सजाने के लिए बोलेगा, तो वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर उसके बाद हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी। क्लियर है ना गाइज, ये क्रम है आपका। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ तो हिंदी की जननी बोलेगा तो आप संस्कृत देंगे, पर हिंदी का प्रारंभिक विकास कहाँ से हुआ, तो अपभ्रंश से ही हुआ है। क्लियर है। अब हम एक अपभ्रंश को देखेंगे गाइज इसके आगे। ठीक है ना, अपभ्रंश को हमने पिछली वीडियो में भी देखा है गाइज, जहाँ को हम सिर्फ शॉर्ट देखते जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अपभ्रंश की बात करें 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक था गाइज। इसमें पहले कभी बात करेंगे तो स्वयंभू है ना, इन स्वयंभू को ही कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी एक रचना है पौंचर्यू। पौंचर्यू ये अपभ्रंश में लिखी है, आपको ये हिंदी में लिख के इसका नाम क्या है, राम काव्य। क्लियर रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा अपभ्रंश से, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधन काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य ये इससे कौन था, भविष्यत कहा। ये जो किसका था, धर्मपाल का था। आपको याद रखना, पिछली वीडियो में दिखाया होगा आपको, बहुत सारे के नाम लिखे थे आपने उनमें से सिर्फ 2 के नाम याद हैं, 2 कवियों के नाम याद रखने हैं, शंभू और धर्मपाल। ठीक है, और काव्य क्या होता है गाइज, आपको यहाँ पे ये प्रबंधन काव्य एक शब्द आ रहा है ना, तो होता क्या है ये समझते हैं गाइज। पहले तो हम काव्य समझते हैं होता क्या है। काव्य वो होता है जब पद्य को बोलते हैं, कविता को बोला जाता है काव्य, जो गाकर सुनाया जाता है, गाकर।
ठीक है ना गाइस, गाकर। अब काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य की बात करेंगे ना गाइस, जो हमको देखकर सुनकर, श्रव्य माने सुनना ना, सुनकर आनंद मिलेगा तो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य देख और सुनकर आनंद मिलेगा वो दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य को दो भागों में बांट दिया, एक प्रबंधन काव्य और एक मुक्त काव्य। प्रबंधन काव्य वो होता है गाइज जिसमें किसी के पूरे जीवन की कहानी का विस्तार कर देगा गाइज, ठीक है ना, वो प्रबंधन है। तो यहाँ पर को हमसे प्रबंधन काव्य ही बोला है ना, तो ये किसका था, अपभ्रंश का पहला प्रबंधन काव्य भविष्यत कहा था और वो धर्मपाल का था, तो इसकी बात करी उसने, ठीक है ना। और इसी को भी प्रबंधन काव्य को भी दो भागों में बांट देते हैं, जो आपने सुना होगा महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य की बात करें, इसमें पूरा का पूरा जीवन बता दिया जाता है, पूरी पूरी कहानी बताई जाती है, कोई भी खंड नहीं होता इसमें, सिर्फ खंड उस व्यक्ति के, पर्टिकुलर व्यक्ति के सिर्फ कुछ कुछ भागों को बताया जाता है, तो वो होता है हमारा खंड काव्य, ठीक है ना गाइज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंधन काव्य कौन सा था, तो आप समझ सकते हैं कि प्रबंधन काव्य पूछ रहा है, तो आप बता देंगे सीधे भविष्यत कहा जो धर्मपाल का था। इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे गाइज जो अपभ्रंश है ना, इससे हिंदी का विकास कैसे हुआ। हमने पता है ना कि अपभ्रंश के बाद ही से हिंदी का विकास होना शुरू हुआ था। तो देखते हैं कि अपभ्रंश के भेद कितने हैं, 6, आपको पता होना चाहिए, वो 6 भेद दिए हैं गाइज, आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, ठीक है ना। अब इनमें देखिए गाइज कैसे विकास हुआ इन 6 भेद से। देखिए गाइज, इसके शोर श्रेणी की बात करें, इससे आप कैसा साउंड वो कर रहे हैं, शेर। तो शेर ने क्या पिया, पराग दूध पिया, ठीक है, पराग, पराग, प से क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हिंदी, रा से क्या होगा राजस्थानी, और गु से क्या, गौ से क्या होगा गुजराती। क्लियर रहेगा, ठीक है। अब अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाता है, मागधी में क्या आ जाता है, बिहारी आ जाता है, बउआ आ जाता है। बउआ का मतलब बहुत से आपको पहले ही बता दिया है, उससे उड़ीसा, और से असमिया। खस में क्या आता है, पहाड़ी हिंदी आ जाएगा, ब्राचड़ में सिंधी और पंजाबी आ जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी आ जाएगा। क्लियर है गाइज। अब देखिए ना गाइज, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये अपभ्रंश है गाइज, अभी हिंदी कहाँ थी, ये तो सिर्फ आपका क्या है ना गाइज। देखिए गाइज यहाँ पर को देखिए, ठीक है गाइज, यहाँ को देखना है, एक मिनट गाइज, एक मिनट देखिए गाइज, एक मिनट, हम ऊपर से चलते हैं, थोड़ा वीडियो वो हो गई थी, तो सॉरी गाइज उसके लिए। तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं गाइज, एक बार यहाँ पर को हमने जो वीडियो अगर वो हुई है, तो हमने बोला गाइज ये हमारी क्या है, सब हमारे क्या है अपभ्रंश है ना, ठीक है गाइज। अपभ्रंश से अब हिंदी का विकास हो रहा है, ये हो गया। अब इनमें से हमने पता था कि जो हिंदी थी उसकी कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, ये हिंदी है ना। अब इनमें से कितनी उपभाषाएं दिखेगी हमको, 5 उपभाषाएं दिखी, तो वो 5 उपभाषाएं हमको याद रखनी है। पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है, पूर्वी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है, ठीक है ना। अब इन उपभाषाओं से हमारी कितनी निकलेगी, 17 बोलियां निकलेगी गाइज। अब वो 17 बोलियां देखेंगे, और जो बाकी बच्चे वो क्या है फिर गाइज, वो हिंदी तर है, जो हिंदी से परे हैं गाइज, हिंदी नहीं है, हिंदी से परे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं गाइज, इसी में हमने देखा शोर श्रेणी देखा, शोर श्रेणी में हमने देखा पश्चिमी हिंदी 5 बोलियां बोली जाएगी। आपकी याद रखना है गाइज इसको, कौरवी और बांगरू और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौरवी को खड़ी बोली बोला जाता है, और बांगरू को हरियाणवी बोला जाता है, जातुबू बोला जाता है, ठीक है ना। आप इसको ट्रिक से याद करें तो आप बना सकते हैं अपनी ट्रिक, ठीक है, वरना आप ऐसे ही याद कीजिए, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। अर्धमागधी की बात करते हैं, अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, इसमें 3 बोलियां बोली जाती है, अवधी, बदेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। जो अवधी है गाइज, ये बोली जो है, इस बोली में ही गाइज रामायण हो गई और पद्मावत हो गई, जो जायसी के द्वारा लिखी गई ना, इसी भाषा में, ठीक है ना गाइज, इसी बोली में, ये बोलियां है गाइज, ठीक है। आगे देखते हैं, शोर श्रेणी अपभ्रंश की बात करते हैं। शोर श्रेणी अपभ्रंश क्या है, ठीक है, शोर श्रेणी अपभ्रंश की बात करते हैं। इसमें आता है राजस्थानी हिंदी, ठीक है ना, राजस्थानी हिंदी आएगा, 4 बोलियां इसके अंदर बोली जाती है, ठीक है ना। पहली हो जाएगी यहाँ पर राजस्थानी के अंदर, आप याद रखें कि इसका जो पूर्व में होती है राजस्थानी में, वो बोली जाती है डूडा डी, ठीक है, और पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी, और उत्तर में मेवाती, और दक्षिण में मालवी। तो आपको याद रखना है ये शोर श्रेणी अपभ्रंश की राजस्थानी है, ठीक है ना। मेवाती हो गई, मालवी। ओके गाइज, यहाँ आपको देखिए, जो उत्तर की बात करते हैं, उत्तर में क्या है ना कि उत्तर में मेवा, मेवा कहाँ से खाएगा, मुंह से, तो ऊपर की साइड तो उत्तर हो गया। और यहाँ पर से ढूढ़ा कहाँ, पूर्व से ढूढ़ा, और यहाँ मारवाड़ी, ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मागधी की बात करते हैं, मागधी में कौन सी आती है, बिहारी आती है, इसमें 3 बोलियां बोली जाती है। इसके अंदर आता है मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो गाइज यहाँ पर को आपसे क्वेश्चन पूछता है, गाइज यहाँ आपको क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे गाइज, आप ये इनके ध्यान कि आपसे पूछेगा जो मगही बोली है यह किस उपभाषा की है, तो किस उपभाषा की है, तो बिहारी की, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो मगही है ये इसकी अपभ्रंश किस अपभ्रंश की है, तो
मागधी, ठीक है ना। जैसे ऊपर के क्वेश्चन देखिए गाइस, एक बार ऊपर देख लीजिए। जैसे आपसे ये आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो डूडाड़ी ये बोली है ये किस उपभाषा की है, तो आपको बताना होगा ये राजस्थानी की, ठीक है ना, राजस्थानी की। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डूडाड़ी किस अपभ्रंश से है, तो आपको ये बताना कि शेर से नहीं। और राजस्थानी किस अपभ्रंश से, तो आपको ये भी बताएंगे शोर से नहीं। क्लियर रहेगा गाइज, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखते हैं, कोकिल मैथिल किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोकिल मैथिल विद्यापति को कहा जाता है, जिनकी रचना आपने पिछली वीडियो में देखी होगी गाइज, ठीक है। जहां अहवट्ट की बात की थी ना, वहां आया था इनका नाम अहवट्ट में, ठीक है ना। तो विद्यापति की बात करें, इन्होंने अपनी अपनी ही अपनी जो भाषा है उसको मधुर बताया था ना, तो उनकी कृतिलता और कृति पताका, ठीक है ना, इन्हीं की है, विद्यापति की। इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोकिल मैथिल के नाम से जान जाता है, ठीक है ना। अब आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी हिंदी आती है, इसमें दो बोली आती है, एक आती है कुमाऊनी और एक आती है गढ़वाली, ठीक है ना। कुमाऊनी आएगी गाइज और एक क्या आएगी, गढ़वाली आएगी, ठीक है ना। ये हमारी खस में आती है। और ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा, ठीक है गाइज, हो गया हमारा यहाँ आपको, ठीक है गाइज। अब देखते हैं आगे जो आता है हमारा खड़ी बोली। तो गाइस खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। देखिए गाइस, यहाँ से खड़ी बोली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो बता रहे हैं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछेगा तो अमीर खुसरो हैं। इन्हीं का वास्तविक नाम पूछ देते हो, अबुल हसन है इनका वास्तविक नाम, ठीक है। और इनको जो अमीर नाम दिया गया वो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया गया, और खुसरो नाम दिया गया है सूफी संत ने, ठीक है। अब अमीर खुसरो से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन्होंने, इनको ही तोता हिंद बोला जाता है, और इन्होंने तबला सितार का निर्माण किया, और इनको तुर्की अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है गाइस, ठीक है ना। और हिंदी को हिंदवी के नाम से जानते कहा करते थे, ठीक है। हिंदी को क्या कहते थे, हिंदवी कहते थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दक्षिण भारत में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। फिर अब दक्षिण भारत में बात करने गाइस, अब खड़ी बोली के प्रथम कवि बोलेंगे तो मुल्ला बजही हैं, ठीक है। और इनकी रचना सबरंग है, ओके। खड़ी बोली में लिखा प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो चंद छंद बरन की महिमा, ये है गंग कवि की गाइस। और आपको ये याद होगा, आपने सुना होगा जो गंग कवि है, इनको क्या किया था, नूरजहां ने क्या करा था, हाथी से कुचलवा दिया था, ठीक है ना। बोला जाता है कि नूरजहां ने अपने सौंदर्य के बारे में लिखने के लिए कुछ बोला होगा, तो गंग कवि ने मतलब मना करा था, तो इन्होंने नूरजहां ने क्या करा, हाथी से कुचलवा दिया। क्लियर है, आगे देखते हैं गाइस, इसी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछेगा। प्रथम महाकाव्य जो है तो पीर्य प्रवास है, कौन सा है, पीर्य प्रवास है, और ये हरिओत का है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। आप यहीं पे को गाइज आपके थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे गाइज, जैसे आपसे मैंने पहले बोल दिया कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाएंगे, आपको मेन ये समझना है। तो बदेली किस उपभाषा की बोला, आपको पता होना चाहिए पूर्वी हिंदी की है। मैंने बोला बदेली क्या है, एक हमारी बोली है, तो ये बदेली बोली किस उपभाषा की बोली है ना, पूछ तो रहा है, बदेली उपभाषा की बोली है। तो उपभाषा कौन थी, पूर्वी हिंदी। अगर इससे बोलता अभ्रंश पूछता तो आपको पता होना चाहिए बदेली क्या था, ब देखिए गाइज, यहाँ आपको देखिए, आपको एक क्वेश्चन का बताते हैं कैसे था, ठीक है गाइज। ये देखिए गाइज, जो हमने आपको बताया था, देखिए गाइज आपको ये आया आपका गाइज बधेली। अब ये किस बोली की, ये बोली है किस उपभाषा की है बोलेंगे तो आप बताएंगे पूर्वी हिंदी की। और पूछेगा किस अपभ्रंश से आई है, तो ये आई है अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। और पूर्वी हिंदी भी किस अपभ्रंश से आई, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से आई। गाइज आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, तभी हमने आपको एक ही चार्ट में बताना अच्छा सोचा कि हम एक ही चार्ट में आपको बता दें, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए गाइज यहाँ पे को आपसे क्वेश्चन और ये पूछेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो आपको पता है राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्र भाषा में नहीं, ठीक है ना गाइज। ये राजभाषा है, ये एक दरबारी भाषा बोली जाती है, ठीक है, दरबारी भाषा भी बोलते हैं इसको। और एक क्वेश्चन और है गाइज जो आए हैं क्वेश्चन, आपको लिख रहे हैं, ब्रजबली नाम से जानी जाती है कौन, तो ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला, ठीक है। और अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो जितनी भी अधिकतम भारतीय भाषाएं हुई उनका विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है गाइस, ठीक है ना। और बट हिंदी भाषा का विकास किस लिपि में हुआ, तो वहां देवनागरी लिपि लगानी, वहां ब्राह्मी नहीं, ठीक है ना गाइस। आगे देखेंगे गाइस ब्राह्मी लिपि से कैसे विकास हुआ, आपको एक चार्ट के द्वारा बताएंगे, बट अभी आपको इतना याद रखना है, ठीक है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, खड़ी बोली है, और इसको क्या बोला जाता है, कौरवी, जो मेरठ में प्रचलित है गाइज। यहाँ देखिए गाइज, अब जो समझते हैं हम ब्राह्मी लिपि के बारे में, यहाँ आपको देखिए ब्राह्मी लिपि थी, दो भागों में बढ़ गई, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिण में तो हमारी ये आ गई मलयालम, ग्रंथ, तेलुगु, तमिल आ गई।
उत्तरी ब्राह्मी आई 3वीं और इस 4वीं ईस्वी में आई गुप्त लिपि। उसके बाद सिद्ध मातृका लिपि आई, फिर कुटिला लिपि आई। जैसे कुटिला लिपि आई ये दो भागों में बढ़ गई, ये होगी नागरी लिपि और एक होगी शारदा लिपि। ठीक है ना गाइज। अब ये क्या होता है, ये भी दो भागों में यहाँ से बटी है, तो अब यहाँ पर को क्या हो जाएगा कि शारदा लिपि के अंदर आ जाएगा गुरुमुखी, कश्मीरी, लद्दा और टाकरी। ठीक है ना। और ये गुरुमुखी क्या है, गुरु अंगद के द्वारा लिखी गई लिपि है, गुरु अंगद के द्वारा, जो दूसरे गुरु थे। ठीक है ना। और जो सिख के में इसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं नागरी लिपि की बात करते हैं, तो नागरी लिपि दो भागों में बटी थी, पूर्वी और पश्चिमी। देखिए गाइज, पूर्वी में तो हमारी जो पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी में तो हमने जो पढ़ा था ना, बउआ, ब उ आ, तो ब से क्या हो गया बांग्ला, उ से उड़ीसा और से असम, ये आ जाती थी। पश्चिम में आती है जो हमारी देवनागरी लिपि है, राजस्थानी, गुजराती क्या थी, ये हमारी पश्चिम में आती है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आगे देखिए गाइज, अभी देखिए गाइज, जो संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है, कौन से में है गाइज, आपको 343 और 351 इसमें उल्लेख है राजभाषा का। ठीक है ना। और दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा, तो दक्षिण भारत में वो चेन्नई है। और हमसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है ना गाइज, जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। आगे देखते हैं गाइज, जो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर जो उपबंध हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। तो गाइज हमको देखना है इनमें अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की नज़र से आते हैं, वही हम पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल 120 पढ़ेंगे गाइज, ये होता है सिर्फ संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसमें क्या आती है गाइज, अंग्रेजी और हिंदी आएगी, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। ठीक है ना, राज्यसभा। ठीक है, तो 120 आर्टिकल हो गया संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 210 की बात करेंगे राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है ना। एक है गाइज संसद और एक है राज्य विधानमंडल। ठीक है ना गाइज, आपको इन दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं गाइज ऐसे। एक केंद्र के अंदर गाइज संसद आ गई, ठीक है ना गाइज, और राज्य के अंदर आ गई विधान मंडल। तो गाइज संसद के अंदर दो आते हैं सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, यहाँ लोकसभा को निम्न सदन। वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है, उसके अंदर आता है एक विधानसभा और एक विधान परिषद। परिषद हमारा उच्च सदन होता है, विधानमंडल निम्न सदन होता है। तो इनके को अध्यक्ष बोला जाता है और इनको सभापति बोला जाता है। तो अगर ये चाहें तो उनमें क्या करेंगे, मातृभाषा में अपना विलोपन दे सकते हैं। ठीक है ना गाइज, अपने स्पीक दे सकते हैं। क्लियर हो गया गाइज। एक इसमें आता है 343 आता है। 343 की बात करेंगे, वो क्या होता है, संघ की राज्य भाषा से रिलेटेड है। कि संघ की राज्य भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है ना गाइज, हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ठीक है। 344 में गाइज हमको पता है कि राजभाषा के संबंधी आयोग की स्थापना हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम आयोग का गठन हुआ था 1955 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खरे को। ठीक है ना गाइज, बीजी खरे को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखिए 348 आता गाइज, इसमें इंपॉर्टेंट है 348। जो इसमें बोला जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इसमें भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, ये बताया गया 348 में। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में वो करेंगे। और 351 की बात करेंगे गाइज, यहाँ हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए, हिंदी के विकास के लिए जो जो हिंदी को प्रोत्साहन कर सकते हैं उनकी बात की जाएगी 351 में। ओके गाइज। आगे देखते हैं, इसमें अनुसूची की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में भी कोई भाषाएं थी गाइज, ये भी भाषा से रिलेटेड है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल जब संविधान बना था टोटल भाषाएं थी 14। ठीक है ना गाइज। फिर इनमें संशोधन हुए तो 22 भाषाएं आ गई। पहला था 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन था 1992 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया बोडी, डोगरी, मैथिली, संताली। इस तो गाइस टोटल इतनी और जुड़ी। ठीक है ना, तो 8 भाषाएं और जुड़ गई, तो कितनी हो गई, टोटल 22 भाषाएं हमारी यहाँ पर को हो गई। ठीक है ना गाइज। तो गाइज यहाँ पर को हमारा क्या होता है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है गाइज। और अगर इससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें होंगी गाइज, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना गाइज। तो गाइज यहाँ को आपको देखना है, हमको एक बार इसका पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो गाइज हमने पढ़ा यहाँ पर को कि सबसे पहले भाषा विधेयक उपबंध के बारे में पढ़ा, कि भाषा से हमारे से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आर्टिकल से रिलेटेड हमने पढ़ा। ठीक है ना गाइज। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछेगा गाइज, ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा गाइज, कौन सी भाषा कौन से उपभाषा बोली, कौन सी उपभाषा से आई है और कौन से अपभ्रंश से आई। ठीक है ना गाइज, वो पूछेगा। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन गाइज हमारे यहाँ से, ठीक है ना, तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, कौन सी भाषा कहाँ से, आपको ये याद रखनी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और गाइज हो सके अपने आसपास सभी लोगों को भेजिए गाइज। ठीक है ना।
तो सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।